जादुई संतरे का पेड़। चिंटू हर रोज अपनी माँ के सोने के बाद पास के गांव से बाग में लगे हुए छोटे छोटे मीठे मीठे संतरे तोड़ने के लिए जाया करता था। कभी कभी वो अपने दोस्त मिंटू को भी अपने साथ ले जाया करता था। एक दिन चिंटू की माँ ने सोने से पहले उसे चेतावनी दी। देख चिंटू, मैं सोने जा रही हूँ। सुबह 4 बजे की उठी होती हूँ। सारा शरीर टूट रहा है, कितना काम भी बाकी है। अब मुझे 1 घंटा सोने देना, बिल्कुल परेशान मत करना। और खबरदार, जो तू पास वाले बाग में गया, तू जानता नहीं वहाँ सांप बिच्छू ना जाने कैसे कैसे जीव हैं। कहीं किसी ने तुझे काट लिया तो क्या होगा? तू मेरी इकलौती संतान है रे। अरे माँ, तुम परेशान क्यों होती हो? मैं कहीं नहीं जाऊंगा, तुम आराम से सो जाओ। पक्का? हाँ पक्का। माँ के सोते ही वादा चिंटू भूल गया और चला गया अपने दोस्त मिंटू के साथ पास वाले बाग में, जहाँ मीठे मीठे रसीले संतरे लगे हुए थे। अरे मिंटू, माँ ने कहा है जल्दी आने के लिए। अगर जल्दी ना पहुँचा तो वादा टूट जाएगा और आज तो पक्का पिटाई होगी यार। अरे तू टेंशन क्यों ले रहा है? तू चिंता मत कर, फटाफट संतरे तोड़ते हैं और घर जाकर खाएंगे, ठीक है? हाँ यार, ये ठीक है। चिंटू और मिंटू बाग में बड़े बड़े पेड़ों पर चढ़ जाते हैं, फटाफट संतरे तोड़ते हैं और अपने अपने घर लौट जाते हैं। चिंटू अपनी माँ के उठने से पहले पहुँच जाता है और संतरे मजे से खाने लगता है। अचानक उसकी झोली में जितने भी संतरे थे सभी खत्म हो जाते हैं, लेकिन एक संतरा उससे छिलने का नाम ही नहीं लेता। जैसे ही उसकी माँ नींद से जागती है तो चिंटू उससे कहता है, माँ, ये संतरा तो मुझसे खुल ही नहीं रहा। अरे, तू फिर से गया था क्या बाग में? अरे माँ, ये तो कल का पड़ा हुआ है। अच्छा, ठीक है, दिखा मुझे। चिंटू की माँ उस संतरे को देखकर हैरान रह जाती है। बेटा चिंटू, ये कोई खाने वाला संतरा नहीं है, ये तो सोने का है। क्या कहा माँ? सोने का? हाँ, ये देख बेटा। माँ, अब तो हमारी गरीबी दूर हो गई, हमारे पास बहुत पैसे आएंगे ना। पहले ये बता, तू ये लाया कहाँ से? चिंटू अपनी माँ को सारी बात सच बता देता है। दोनों माँ बेटा बाग में पहुँचते हैं और तब चिंटू की माँ की नजर एक बड़े से पेड़ पर जाती है, जहाँ पर सारे ही संतरे सोने के थे। अरे चिंटू बेटा, ये तो कमाल हो गया, सोने के हैं सारे संतरे। जल्दी जल्दी तोड़, भगवान ने मेरी सुन ली। अब तो गरीबी गई रे गई, अब तो भाई कोई चिंता नहीं। चल बेटा, मैं भी तेरे साथ ही पेड़ पर चढ़ जाती हूँ। दोनों माँ बेटा पेड़ पर चढ़ जाते हैं और सारे के सारे संतरे तोड़ लाते हैं और धीरे धीरे उनकी गरीबी बिल्कुल दूर हो जाती है। बैल और ट्रैक्टर की रस्साकशी। चांदपुर गांव में भोलू नाम का एक लड़का रहता था। वो अपने नाम की तरह ही बहुत ही भोला था और सारा दिन गांव में घूमता रहता था। अरे भोलू, कहाँ जा रहा है भाई? काका, मैं गांव के मंदिर जा रहा हूँ। आज वहाँ पर भंडारा है ना, अच्छा स्वादिष्ट प्रसाद मिलेगा। हाँ जा भाई, तेरे बिना गए तो भंडारा कैसे पूरा होगा। और भोलू हंसते हुए वहाँ से गांव के मंदिर चला जाता है। मंदिर में पहुँचते ही भोलू की नज़र मंदिर के बाहर बनी नंदी बैल की मूर्ति पर पड़ती है और वो उस मूर्ति के साथ खेलने लगता है। वो खेल खेल में उस मूर्ति के ऊपर बैठ जाता है और उसके सींग पकड़कर बोलने लगता है, अरे कब से बैठे हो? चलो उठो ना। तभी मंदिर के पंडित जी बाहर आकर भोलू से कहते हैं, अरे बेटा भोलू, ये तुम क्या कर रहे हो? ये पत्थर के नंदी बैल हैं, ये उठेंगे नहीं। चलो जाओ बेटा, कहीं और जाकर खेलो। पंडित जी की बात सुनकर भोलू बड़ी मासूमियत से कहता है, नहीं, मुझे पूरा यकीन है पंडित जी, ये नंदी महाराज एक दिन जरूर उठकर चलेंगे, मेरी बात को नजरअंदाज नहीं करेंगे। अब तो ये मेरे दोस्त बन चुके हैं ना। अच्छा बेटा, जैसी प्रभु इच्छा, तुम खेलना चाहते हो तो खेलते रहो।
और भोलू वहाँ पर रोज आकर उन नंदी बैल से खेलता रहता है और गांव के सभी लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। एक दिन जब भोलू नंदी बैल से खेल रहा था, तभी वहाँ पर विजय नाम का एक लड़का अपना ट्रैक्टर लेकर आता है। वे सभी भोलू का मजाक उड़ाने लगते हैं। पगला भोलू देखो तो क्या कर रहा है। हाँ देखो तो कैसे पत्थर से खेल रहा है। अरे ये तो पागल है, चलो चलो हम लोग ट्रैक्टर की सैर करते हैं। बच्चों को अपना मजाक उड़ाता देखकर भोलू उन बच्चों से कहता है, देख लेना, मेरे नंदी महाराज इस ट्रैक्टर को निकाल कर भगा देंगे। अच्छा, तुम्हारे नंदी बैल उठेंगे, मेरे ट्रैक्टर से रस्साकशी करेंगे। ठीक है भोलू, तो 2 दिन बाद अपने नंदी बैल को लेकर गांव के बाहर मैदान में आ जाना, वहीं पर फैसला हो जाएगा कौन जीतता है, मेरा ट्रैक्टर है तुम्हारे नंदी बैल। और सभी बच्चे हंसते हुए वहां से ट्रैक्टर पर चले जाते हैं। बच्चों के जाने के बाद भोलू रोने लगता है और वो नंदी बैल से कहता है, नंदी महाराज उठो ना, ठीक है अब मैं जा रहा हूँ, अब मैं यहाँ कभी नहीं आऊँगा, आप आएंगे। और ऐसा कहकर भोलू रोता हुआ अपने घर चला जाता है। देखते ही देखते 2 दिन बीत जाते हैं और भोलू मंदिर नहीं जाता है। लेकिन 2 दिन बाद वो गांव के मैदान में जाता है। वहाँ वो देखता है कि विजय ट्रैक्टर लेकर उसका इंतजार कर रहा था। भोलू को अकेला देखकर सभी बच्चे हंसने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर अचानक से एक बहुत तगड़ा बैल आ जाता है। लेकिन वो बैल चुपचाप भोलू के पास आकर खड़ा हो जाता है और बड़े ही प्यार से गर्दन हिलाने लगता है। भोलू उसको प्यार करता है और उसे नमस्कार करते हुए कहता है, अरे अरे मेरे नंदी महाराज आ गए, आओ महाराज आओ, इस ट्रैक्टर को निकालो और फेंक दो बाहर, देखो मेरे नंदी महाराज आ गए, मैंने कहा था ना। माँ तुमने देखा ना, देखो देखो सब लोग देखो। भोलू के ऐसा कहते ही बैल हुंकार भरकर आगे बढ़ता है और ट्रैक्टर को खींचता हुआ दूर ले जाता है। ये हम जीत गए, जय भोलेनाथ। इसीलिए कहते हैं कि भगवान भक्त के वश में होते हैं। 5 पैसा चोर। एक गांव में किशन नाम का एक आदमी रहता था। वो बहुत ही शैतान और बदमाश था। वो चाकू छुरी चलाने में बहुत माहिर था और वो इसी के बल पर पूरे गांव में चोरी और डाके डाला करता था। पूरे गांव के लोग उससे बहुत ही परेशान थे। एक दिन गांव के सभी लोग मिलकर सरपंच के पास उसकी शिकायत लेकर गए। सरपंच जी देखिए, इस किशन ने बहुत तंग किया हुआ है, जब देखो हमें लूटता रहता है। अब तो इस गांव में रहना मुश्किल हो गया है। आप कुछ कीजिए वरना हम सभी लोग गांव छोड़कर चले जाएंगे। गांव वालों की शिकायत सुनकर सरपंच ने कहा, ठीक है, मुझे कुछ दिन का समय दीजिए। मैं कल ही शहर जाकर बड़े थानेदार साहब से बात करता हूँ, वही कुछ हल निकालेंगे। और अगले दिन सरपंच किशन की शिकायत लेकर गांव से शहर बड़े थाने गया और सरपंच ने वहां जाकर इंस्पेक्टर विजय को सारी बात बताई। सरपंच की बात सुनकर इंस्पेक्टर विजय ने हवलदार से कहा, अरे हवलदार सुनो, अभी जीप निकालो, हम खुद जाकर गांव में रहेंगे, फिर देखते हैं किशन कैसे बचता है। और इंस्पेक्टर विजय सरपंच और अपने साथियों को लेकर गांव में बिना वर्दी के आ जाता है। और उसी रात इंस्पेक्टर विजय किशन को चोरी करते हुए रंगे हाथ पकड़ लेता है और उसे जेल में बंद कर देता है। जेल में किशन बांस के फर्नीचर बनाने का काम सीखता है, लेकिन वो सुधरने के लिए नहीं बल्कि किसी और मकसद से ये काम सीख रहा था। अपनी सजा काटने के बाद जब किशन बाहर आता है तो वो फिर से चोरी करना शुरू कर देता है और दिखावे के लिए गांव में ही एक बांस के फर्नीचर बनाने की दुकान खोल लेता है। लेकिन कुछ दिनों बाद किशन शहर जाकर वहाँ एक बड़े बैंक में चोरी करता है और सारा पैसा एक बड़े बांस के फर्नीचर में छुपा देता है ताकि किसी को पता ही नहीं चले। अगले दिन सुबह शहर में हंगामा मच जाता है और इंस्पेक्टर विजय को इसकी छानबीन करने के आदेश दिए जाते हैं। इंस्पेक्टर विजय को सीधा सीधा किशन पे शक होता है और वो पुलिस को लेकर किशन की दुकान में आते हैं। अरे किशन, कैसे हो भाई? आइए साहब आइए, देखिए ना, मैंने तो सब चोरी चकारी छोड़ दिया है, बस अब मेहनत करता हूँ, 2 रोटी कमा लेता हूँ। अरे वाह किशन, तुमने तो बड़ा अच्छा फर्नीचर बनाया है भाई। अरे ये इतने मोटे बांस की कुर्सी ये किसने बनवाई है भाई?
अरे नहीं साहब, ये तो बस मैंने दुकान में रखने के लिए बनाई है। लोगों को सैंपल दिखाना पड़ता है ना, इसीलिए मैंने मोटे बांस की बनाई है, ताकि ज्यादा दिन तक टिकी रहे। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी है भाई, हमें इसे बेच दो। अरे नहीं साहब, जैसा मैंने कहा ना, ये तो बस दुकान में रखने के लिए बनाई है। किशन की बात सुनकर इंस्पेक्टर को उस पर शक होता है और वो अपने खोजी कुत्तों को बुलाता है। खोजी कुत्ते जैसे ही किशन की दुकान में आते हैं तो मोटे बांस की कुर्सी की ओर देखकर भौंकने लगते हैं। कुत्तों को भौंकता देखकर इंस्पेक्टर विजय सारी बात समझ जाता है और वो तुरंत सिपाहियों को आदेश देता है कि बांस की कुर्सी को तोड़ दिया जाए। सिपाही बांस की कुर्सी तोड़ते हैं और सभी लोग हैरान रह जाते हैं। उसके अंदर से तो नोट ही नोट निकल रहे थे, वो भी बैंक के डाके वाले नोट। और किशन की बांस में पैसा छुपाने की साजिश नाकामयाब होती है और पुलिस उसे पकड़कर जेल में बंद कर देती है और फिर से सभी लोग गांव में निश्चिंत होकर रहने लगते हैं। इसीलिए कहते हैं ना, चोरी का फल बुरा ही होता है।